नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको दो कहानियां सुनाने जा रहा हूं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं कि वीडियो के आखिर में आप सभी के लिए एक टास्क है और एक मैसेज भी। तो देखते हैं कि आप में से कितने मेरे प्यारे दोस्त उस टास्क को पूरा कर पाते हैं। तो अभी के लिए बिना वक्त जाया किए आज की पहली कहानी शुरू करते हैं। मैं एक सरकारी बस ड्राइवर हूं। करीब 17-18 साल हो गए हैं मुझे सरकारी बस चलाते हुए। साथी आसरा के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले ही इस चैनल पर साथी आसरा क्या होता है और कैसा होता है इस पर एक कहानी अपलोड की जा चुकी है। आप उस कहानी को सुन सकते हैं, जिसमें कहानी के साथ साथ साथी आसरा के बारे में जानकारी दी गई है, या फिर आप वेबसाइट पर भी जाकर इसे पढ़ सकते हैं। कहानी और वेबसाइट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। तो आइए मैं अब आपको मेरे साथ घटी एक घटना सुनाता हूं। हालांकि यह घटना मेरे साथ नहीं, मेरे एक साथी सोमा के साथ घटी थी। मैंने अपने साथी का नाम कहानी में बदल दिया है, क्योंकि मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता। तो हुआ यह था कि उस दिन मैं हमेशा की तरह दोपहर की शिफ्ट में काम पर गया था। हाजिरी लगाने के बाद मैंने बस संभाली और कंडक्टर के साथ सफर शुरू किया। शाम का वक्त हो चला था। करीब 15 किलोमीटर आगे जाने के बाद अचानक हमारी बस बंद पड़ गई। मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की, मगर बस चालू नहीं हुई। आखिरकार पास के एक गांव में जाकर हमने बस डिपो पर कॉल करके बताया कि बस खराब हो गई है, और वहां बस में बैठे पैसेंजर की दूसरी बस में बैठाने की व्यवस्था की। जहां बस बंद हुई थी वो जगह बेहद शांत और सुनसान थी। करीब 2 घंटे बाद मैकेनिक आ गए, मगर वो भी बाइक से आए थे। अब चूंकि बस को खींचने के लिए बड़ी गाड़ी नहीं थी, तो बस को वही जगह पर रिपेयर करना ही एकमात्र उपाय था। अब मैकेनिक ने मरम्मत का काम शुरू कर दिया और करीब 3 घंटे बाद बस ठीक हो गई। तब तक बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था। बस ठीक होने के बाद मैकेनिक अपने साथ लाई हुई बाइक से वापस लौट गए, और हम दोनों भी उनके जाने के कुछ 5-10 मिनट बाद वहां से वापस निकल पड़े। वहां से थोड़ा आगे ही घाट का रास्ता था, जो छोटी मोटी पहाड़ियों के बीच से गुजरता था। जैसे ही हम घाट चढ़कर थोड़ा आगे गए कि बस फिर से बंद पड़ गई। अब तो मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि पहले ही हमारे 6 से 7 घंटे बर्बाद हो चुके थे। ऊपर से जिस जगह पर बस बंद हुई थी वहां ना टेलीफोन था और ना ही कोई गांव नजदीक था। हम दोनों ने मिलकर खुद ही इंजन को चेक करना शुरू किया। इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। कंडक्टर, जिसे मैं सोमा बुलाता था, तब उसने बोला कि भाई, जब हम घाट चढ़ रहे थे तो हमें एक छोटी नदी दिखाई दी थी, तो मैं जाता हूं और वहां से पानी लेकर आता हूं। मैंने उसे कहा ठीक है, तब तक मैं देखता हूं कि कोई गाड़ी वगैरह मिलती है क्या। मैं बस की हेडलाइट की रोशनी में खड़ा था, मगर बाकी चारों तरफ घना अंधेरा था। हमारी बस के अलावा वहां एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। और कुछ देर बाद सोमा पानी की कैन ढूंढकर उस कैन को लेकर घाट उतरने लगा, और मैं वहीं खड़ा किसी की मदद मिलने का इंतजार कर रहा था। करीब 15-20 मिनट बाद अचानक मुझे एक जोर की चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी तेज थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा शायद ये सोमा की ही आवाज थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बस की चाबी निकाली, एक लोहे की रॉड उठाई और तेजी से उस दिशा में चल पड़ा जिस दिशा में सोमा गया था। करीब 7 से 8 मिनट चलने के बाद मैं एक नदी के पास पहुंचा, मगर वहां जाते वक्त मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने देखा कि नदी के पानी पर कुछ सफेद सा चमक रहा था, या शायद तैर रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा वो चीज गायब हो गई। उस वक्त मेरे पास टॉर्च नहीं थी, क्योंकि सोमा पानी लाने के लिए टॉर्च साथ ले गया था। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में बढ़ता रहा। एक तरफ मैं आगे जाने से भी डर रहा था, और दूसरी तरफ मुझे सोमा की चिंता हो रही थी। मैं तेज कदमों से चलता हुआ नदी के किनारे तक जा पहुंचा, मगर वहां मुझे घने अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। करीब 15-20 मिनट तक मैं सोमा को नदी के किनारे ढूंढता रहा। जोर जोर से उसे आवाज भी देता रहा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। उसकी टॉर्च की रोशनी तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी मुझे नदी के पानी में कुछ हलचल सुनाई दी, जैसे कोई तेजी से बढ़ता हुआ आगे आ रहा हो।
चांद की हल्की रोशनी में अब मुझे आसपास का थोड़ा बहुत दिखने लगा था। मैं वहीं पत्थर पर अपनी लोहे की रॉड मारते हुए सुमा को पुकार रहा था। उम्मीद थी कि शायद वो मेरी आवाज सुनकर जवाब दे देगा, मगर चारों तरफ से सिर्फ पानी की हल्की गड़गड़ाहट और रात के कीड़ों की आवाज आ रही थी। मैं उस दिशा में पत्थरों से नीचे उतरा जहां से पानी की आवाज आ रही थी, और तभी मेरी नजर एक बड़े पत्थर के पास पड़ी। सोमा वहां पड़ा हुआ था। उसके खाकी कपड़े पानी में भीगकर और भी काले दिखाई दे रहे थे, और शायद इसलिए मैं उसे देख नहीं पाया। वो नदी के किनारे पत्थरों के बीच पानी में गिर पड़ा था। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसे खींचकर पत्थर पर लिटाया और जोर जोर से उसकी छाती दबाने लगा। सोमा, सोमा, सोमा उठ, सोमा, सोमा, तुझे क्या हुआ है? मगर वो बस बेहोश सा पड़ा था। मैं उसके हाथ पैर जोर जोर से रगड़ने लगा, उसकी छाती पर, पीठ पर हाथ से मारने लगा। तभी अचानक मुझे पानी में कुछ हलचल महसूस हुई। उस आवाज से मैं चौंकाना हो गया और चुपचाप चारों तरफ देखने लगा, मगर वहां मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैं जल्दी से सोमा को थोड़ा सा खींचते हुए पानी से और ऊपर ले गया। उसी वक्त मैंने देखा कि पानी में कुछ चमक रहा था, मगर धीरे धीरे उसकी रोशनी बुझती जा रही थी। मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, तब देखने पर पता चला कि सुमा के पास की टॉर्च जो पानी में गिर गई थी, वही टॉर्च चमक रहे थे, लेकिन अब वो बंद हो गई थी। मैंने फिर जोर जोर से सुमा की छाती को दबाने लगा, और तभी उसने एक लंबी सांस ली। फिर वो धीरे धीरे होश में आने लगा। सुमा के होश में आते ही मुझे सुकून मिला। मैं थकान और घबराहट से हाँफते हुए वहीं जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद जब सुमा थोड़ा संभला तो मैंने उससे पूछा, सुमा, क्या हुआ तुझे? तू पानी में कैसे गिर गया? सुमा ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसके मुंह से बस एक ही आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से दो अलग अलग आवाजें आ रही हो। मैंने उसे उठाते हुए कहा, चल उठ, हमें बस की तरफ जाना चाहिए। जैसे ही मैंने ये कहा, वो कराहने लगा। सोमा, सोमा उठ, चल, या मुझे कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन वो बस कराहते हुए, ना नहीं कहते हुए अपना सिर हिलाने लगा। मुझे उस पर गुस्सा आ गया। सोमा, सोमा, तू पागल तो नहीं हो गया? क्या हुआ है? कुछ बताएगा भी या बस ऐसे ही नाटक करता रहेगा? देख, तेरी ऐसी हरकतों से मुझे डर लग रहा है। प्लीज मजाक मत कर। आखिरकार उसने घरघराते आवाज में बताया, ओ, हमें जाने नहीं देंगे, तू यहाँ से भाग जा। उसकी ये बात सुनते ही मैंने घबरा कर इधर उधर देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात कर रहा है। मैंने उसे घबराते हुए पूछा, कौन कौन जाने नहीं देगा? यहाँ कौन है? उसने बस नदी की तरफ अपनी गर्दन मोड़ ली और फिर उसी अजीब आवाज में कराहने लगा। अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। उसके साथ वहां आखिर क्या हुआ था? मैंने उसे अपने हाथों से उठाने की कोशिश की और उसे पूछा, सुमा, सुमा, साफ साफ बता कि क्या हुआ है। चल, हम ऊपर चलते हैं। अगर तू नहीं चल सकता तो मैं तुझे अपनी पीठ पर उठा लेता हूं। और इतना कहकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन मुझे तब ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने किसी जलते हुए लोहे को छू लिया हो। उसकी पीठ पर मुझे किसी निशान का एहसास हुआ। चांद की हल्की रोशनी में मैंने उसकी शर्ट ऊपर उठाकर उसकी पीठ देखनी चाहिए, और मैं सन्ना रह गया। उसकी पीठ पर एक बड़ा सा हाथ का निशान उभरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसकी पीठ पर मारा हो। वो चोट इतनी गहरी थी कि उसकी पूरी पीठ काली नीली पड़ गई थी और वो हिस्सा बुरी तरह से सूज चुका था। उसकी त्वचा किसी जले हुए सड़े हुए मांस जैसी लग रही थी। अब मुझे शक होने लगा कि यहां कुछ बहुत बुरा हुआ है, और ये कोई आम घटना नहीं थी। ये किसी इंसान का किया हुआ काम था ही नहीं।
इसमें जरूर कोई अजीब अनदेखी शक्ति शामिल थी। मैंने उसे सहारा देते हुए चलने को कहा, लेकिन वो जोर जोर से कराहते हुए रोने लगा। उसकी पीठ इतनी ज्यादा घायल थी कि शायद उसकी हड्डियां भी टूट चुकी थी। वो चल ही नहीं पा रहा था। किसी तरह घसीटते हुए मैंने उसे ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश की। तभी नदी के किनारे खड़े पेड़ों पर बैठे कौओं ने अचानक से शोर मचाना शुरू कर दिया। अंधेरे में वो कौवे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी आवाज वहां गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनजानी ताकत से डरकर चिल्ला रहे हो। अब मैंने सोमा को साथ लेकर और तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और जोर से उसे खींचने लगा, लेकिन सोमा और जोर से कराहने लगा। वो कांप रहा था, रो रहा था और बार बार अपना सर ना में हिला रहा था, जैसे वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा हो कि मुझे यहीं छोड़ दे, मुझे अपने साथ मत ले जा। लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। मैं उसे लेकर आगे बढ़ा और जैसे ही हम थोड़े और आगे गए, चांद की रोशनी में मुझे और भी साफ नजर आने लगा। उस रोशनी में मैंने सोमा का चेहरा देखा और उसका चेहरा देख मेरा खून जम गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था, जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। चेहरे पर नसें उभर कर काली नीली पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके खून में कोई जहर फैल गया हो। आंखें बाहर निकल आई थी, जैसे उसके शरीर में जान न हो। चेहरे का मांस भी थरथरा रहा था। मैं नदी किनारे से आगे बढ़ते हुए एक सड़क तक पहुंचने ही वाला था कि अचानक झाड़ियों के बीच से एक सरसराती आवाज सुनाई दी। लगा कि कोई बहुत तेजी से हमारे पीछे आ रहा हो। डर के मारे पीछे देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे पैर कांपने लगे थे, लेकिन मैं सोमा को छोड़ भी नहीं सकता था। मैंने और हिम्मत जुटाई और वहां से आगे बढ़ने की कोशिश की, और तब मैं सड़क पर कदम रखने ही वाला था कि वहां सड़क की आवाज हमारे बिल्कुल पीछे आई और फिर एक धप्प जैसी तेज आवाज हुई। सोमा जो अब तक कराह रहा था, झुककर चल रहा था, मतलब जिससे ठीक से चला तक नहीं जा रहा था, अचानक से वो एकदम से सीधा खड़ा हो गया। उसका शरीर जैसे पत्थर से जड़ हो गया था। उसकी सांस अटक गई थी। अभी तक जो कराहने की आवाज आ रही थी वो भी अचानक बंद हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें कहीं शून्य में देख रही थी, लेकिन वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। मुझे उसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैंने भी साफ साफ महसूस किया था उसकी पीठ पर किसी ने फिर से एक जोरदार प्रहार किया था, और उस पल उसका पूरा शरीर एक झटके से हिला था, और अगले ही पल वो बिल्कुल शांत हो गया। मुझे बस उसकी धीमी सांस सुनाई दी, और फिर सोमा ने खड़े खड़े ही दम तोड़ दिया। मैं बस उसकी तरफ देखता रह गया। मैं उसे कुछ कहने ही वाला था कि अचानक सोमा पीछे की तरफ ऐसे गिरा जैसे कोई कठपुतली हो। वो झाड़ियों में गिरा और किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। मैंने वो देखा और भागकर वहां से दूर हो गया। वहां कोई था जो उसे झाड़ियों के बीच से खींचते हुए नदी की ओर ले जा रहा था। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तब भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। बस कुछ सेकंड में पानी में तेज छपाक की आवाज हुई और मैं समझ गया कि सोमा पानी में समा चुका था, और मैं वहीं पर देखता खड़ा रह गया। ये सब इतना अजीब, इतना डरावना था कि मेरे शरीर से जान ही निकल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर की सारी ऊर्जा खींच ली गई हो। जब मैं थोड़ा होश में आया तो मैं इतना घबरा गया कि बिना कुछ सोचे बस की तरफ भागने लगा। भागते भागते मैं बस के पास पहुंचा। मैंने बस के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया, सारी खिड़कियां बंद कर ली और अंदर की सारी लाइट चला दी, और फिर मैं वहीं बीचों बीच बैठ गया। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। शरीर से पसीने की बूंदें टपक रही थी। आंखें बंद करना चाह रहा था, लेकिन बंद नहीं कर पा रहा था। सोमा का वो सफेद चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी अंधेरे कोने से कुछ निकलकर अचानक मेरे सामने आ जाएगा, और फिर वो
मुझे भी अपने साथ खींचकर ले जाएगा। मैं उस डर से मैं पूरी रात वैसे ही बैठा रहा। आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार जब धीरे धीरे चारों तरफ सूरज की रोशनी फैली, तब मुझे पहली बार यह महसूस हुआ कि मैं अभी भी जिंदा हूं। और उसके कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदमी गाड़ी के दरवाजे के पास आ गया और उसने दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछा, ये गाड़ी कहां जा रही है? मैं उसे कुछ नहीं बोला, बस उनकी तरफ देखा और वैसे ही चुपचाप बैठा रहा। उन्होंने 2-3 बार फिर से लोहे के दरवाजे पर हाथ मारा और वही सवाल दोहराया, अरे बाबा, ये गाड़ी कहां जा रही है? आखिरकार मेरी आंखों में आंसू आ गए। अंदर एक अजीब सा घुटन वाला एहसास हो रहा था, जैसे मुझे रोने का मन कर रहा हो। और फिर मेरी हालत देखकर वो बुजुर्ग आदमी मेरे खिड़की के पास आ गया और वो नरमी से बोला, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? मैंने दरवाजा खोला और वो मेरे पास आकर बैठ गए। फिर भी मैं काफी देर तक चुपचाप बस रोता रहा। उसके थोड़ी देर बाद मैंने होश संभाला तो मैंने उन्हें रात में जो कुछ हुआ था वो सब बता दिया। सारी बात सुनाने के बाद वो बुजुर्ग आदमी गहरी सांस लेकर बोले, बेटा शुक्र मना कि तू बच गया। कल पूर्णमासी की रात थी, क्या ये तुझे पता नहीं था? मैंने उन्हें हैरानी से देखा और उन्होंने आगे बताना शुरू किया, देख, जो तेरा दोस्त था वो सातिया आसरा के घेरे में फंस गया था और उसी का अंजाम उसे भुगतना पड़ा। फिर उन्होंने मुझे सातिया आसरा के बारे में बताया, जो मैं तुम्हें संक्षेप में समझाता हूं। सातिया आसरा का मतलब होता है कि 7 अप्सराएं। समय के साथ ये नाम बदलकर साती आसरा बन गया है। ऐसा माना जाता है कि ये 7 अप्सराएं पूर्णमासी और अमावस की रात नदी, तालाब और कुएं जैसी जगहों पर आती है और वहां पानी में खेलती है। लेकिन अगर कोई इंसान उस वक्त उनकी मौजूदगी वाली जगह पर चला जाए तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। असल में जब हम वहां से बाहर निकलने वाले थे तभी तक उनकी हद थी, यानी उस जगह से बाहर निकलने से पहले ही उन्होंने सुमा को अपने घेरे में ले लिया और उसे वहां से बाहर जाने ही नहीं दिया। इससे पहले कि वो वहां से निकल पाता, उसकी जान चली गई। रात को जो कुछ हुआ था मैं वो सब भुलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ वक्त बाद सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई और कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए। फिर उन्होंने ही बस डिपो और पुलिस स्टेशन को खबर कर दी, लेकिन बदकिस्मती से सोमा की लाश कहीं नहीं मिली। वो चला गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। अब साती आसरा वाली बात पुलिस को बताने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए यही कहा गया कि वो रात के अंधेरे में नदी से पानी लाने गया था और शायद उसी दौरान वो डूब गया। अब दोस्तों, ये जो हुआ वो वाकई साती आसरा का असर था या कोई और रहस्यमय ताकत थी, मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की है, हमारे यहां गांव-गांव में आज भी लोग पूर्णमासी और अमावस की रात नदी, कुएं या तालाब जैसी जगहों पर जाने से बचते हैं। सच झूठ आप पर छोड़ता हूं, मगर मेरा मानना है कि हमें कुछ चीजों, कुछ ताकतों की इज्जत करनी चाहिए। सोमा की बदकिस्मती थी कि उसे और मुझे पता ही नहीं था कि उस रात पूर्णमासी थी और इसलिए वो उसमें फंस गया। बाकी आप इस विषय से जुड़ी पहली कहानी पढ़ने के लिए वेबसाइट को भेंट जरूर दें, या कहानी सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से उस कहानी को सुन सकते हैं। तो आइए अब आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि अगर किसी इंसान की मौत से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, उसे हमारी दुनिया से मुक्ति नहीं मिलती और वो इसी दुनिया में भटकती रहती है। लेकिन जितना लंबा इंतजार होगा उतनी ही वो आत्मा खतरनाक बनती जाती है। ये कहानी मेरे साथ हुई एक घटना पर आधारित है। इससे मुझे कुछ नुकसान हुआ या नहीं ये मैं आज तक नहीं समझ पाया, क्योंकि जब भी वो आत्मा मेरे अंदर आती थी तब मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सालों बाद मुझे मेरे परिवार वालों ने इन सब बातों के बारे में बताया था, लेकिन आज भी मुझे यकीन नहीं होता कि ये सब मेरे साथ हुआ था। जब भी वो आत्मा मेरे अंदर आती थी
तो वो पूरा वक्त मेरी जिंदगी से जैसे गायब हो जाता था। मुझे ये तक याद नहीं रहता था कि मैं कौन हूं, और अब वो आत्मा कौन थी यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरा जन्म मेरे गांव में हुआ था, जो कि वाशिम के पास है। उस वक्त हम ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन गरीब भी नहीं थे। मगर मेरे जन्म के बाद घर में थोड़ी खुशहाली आ गई। मैं अपने खानदान में इकलौता लड़का था। मेरे पापा अपने घर में दूसरे बेटे थे, यानी कि मेरे बड़े ताऊ और ताई भी थी, जिन्हें मैं काका और काकी कहकर बुलाता था। दादा दादी तो मेरे जन्म से पहले ही गुजर चुके थे, और काका काकी की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें कोई औलाद नहीं हुई थी। ठीक वैसी ही परेशानी मेरे माता पिता के साथ भी थी। उन्हें भी 5 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। काका काकी ने आखिरकार कोशिश करना ही छोड़ दिया था, लेकिन मेरे माता पिता की दुआओं का असर हुआ और फिर घर में मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म से सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को हुई थी तो वो मेरी काकी को हुई थी। चूंकि घर में मैं सिर्फ इकलौता था, इसलिए मेरी बहुत लाड प्यार से परवरिश हुई। मुझे कई सालों तक यही लगता था कि मेरी काकी ही मेरी असली मां है, क्योंकि मैं अपना ज्यादा वक्त उन्हीं के साथ बिताता था। और मेरी असली मां को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। मां और काकी दोनों भी बहनों की तरह रहती थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। उस दौरान पापा शहर में नौकरी कर रहे थे। जब मैं 5 साल का हुआ तो मेरी पढ़ाई के लिए पापा ने मां और मुझे अपने साथ शहर ले जाने का फैसला किया। मैं तब छोटा था, मुझ में इतनी समझ भी नहीं थी, लेकिन मैं काकी से दूर नहीं जाना चाहता था। इसलिए मैंने खूब रो धोकर घर में हंगामा खड़ा कर दिया। 2 दिन तक घर का माहौल खराब रहा, लेकिन मुझसे ज्यादा बुरी हालत काकी की थी। जब तय हो गया कि हमें जाना ही है, तो एक दिन काकी ने माँ पापा से कहा, मुझे अपना बेटा दे दो। तुम चाहो तो दूसरा बच्चा पैदा कर सकते हो, लेकिन ये अगर मुझसे दूर चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ये घर मुझे काटने को दौड़ेगा। काकी अपने दिल की तकलीफ किसी को बता नहीं पा रही थी, लेकिन मैं समझ रहा था। घर वालों के पास भी कोई चारा नहीं था। उन सब ने काकी को समझाने की कोशिश की और कहा कि वो हर महीने मुझे गांव लेकर आया करेंगे। काकी ने भी भारी मन से बात मान ली, और फिर एक दिन हम गांव छोड़कर शहर चले गए। हमें गए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था कि गांव से खबर आ गई, काकी अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझसे कहा गया कि मुझे उससे अलग कर देना वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे इतना गहरा सदमा लगा कि एक रात उसने दम तोड़ दिया। लेकिन सच कहूं तो उसने खुदकुशी नहीं की थी। वो बस अपनी जगह पर बैठे बैठे ही इस दुनिया को छोड़ गई थी। हम तुरंत गांव पहुंचे। मुझे तब इतनी समझ नहीं थी कि मौत का क्या मतलब होता है। मैं छोटा था तो मैं काकी के पास गया और उससे बस इतना कहा, काकी काकी उठो ना, सुबह कब की हो गई है, चलो ना मेरे साथ खेलने। लेकिन काकी का शान पड़ा शरीर कोई जवाब नहीं दे रहा था। आखिरी बार उसके दर्शन करने के बाद मुझे उस घर से दूर ले जाया गया, ताकि मुझे उसकी मौत का सदमा न लगे। काकी के अंतिम संस्कार के वक्त मैंने सुना कि जब उसके पिंड को कौवा को खिलाने की कोशिश की गई तो कोई भी कौवा उसे छूने तक नहीं आया। अब ये क्या था ये भी मुझे पता नहीं था। बस इतना जानता था कि उसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई थी, और उसकी इच्छा यही थी कि वो मुझे अपने पास रखना चाहती थी। जब उसके दशक्रिया संस्कार हुए तो मुझे दोबारा गांव लाया गया, और वहां जो हुआ वो मैं कभी भूल नहीं सकता। जैसे ही मैं आंगन में पहुंचा, मुझे घर के दरवाजे पर काकी बैठी दिखाई दी, और तब मैं खुशी से चिल्लाया, काकी काकी, और मैं दौड़कर उसके पास जाने लगा। लेकिन अगले ही पल वो मेरे सामने से अचानक से गायब हो गई, जैसे वहां कोई था ही नहीं। घर वालों को लगा कि मुझे कोई भ्रम हुआ होगा, लेकिन मैं जानता था कि मैंने उसे देखा था। फिर काका ने बताया कि काकी हर रोज दरवाजे की चौखट में बैठकर मेरे लौटने का इंतजार करती थी। दिन हो रात हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब भी उसे मेरी याद आती थी वो उठकर दरवाजे में बैठ जाती थी, और जब काका उसे कहते कि अंदर आ जाओ
तो वो बस एक ही जवाब देती थी, बस थोड़ी देर, मेरा बच्चा आता ही होगा, जब वो आ जाएगा तब मैं अंदर आ जाऊंगी। लेकिन मैं कभी नहीं जा पाया और वो हर दिन हर रात उसी दरवाजे पर बैठी रहती थी। पर आप यकीन नहीं करोगे, मुझे काकी तब भी दिखाई दे रही थी, कभी दरवाजे पर बैठी हुई, कभी दरवाजे के पीछे खड़ी, तो कभी लोगों के पीछे छुपकर मुझे देखती हुई। जब भी मैं उसे देखता मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती और जब वो मुझे देखती तो वो भी मुझे देख मुस्कुराने लगती थी। मैंने कई बार ये बात कही थी कि काकी यही है, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उल्टा घर वालों को डर लगने लगा कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, और इसलिए उसी दिन मुझे फिर से शहर भेजा गया। उसके बाद मुझे दोबारा गांव जाने का मौका नहीं मिला। 4-5 साल ऐसे ही बीत गए। घर वाले नहीं चाहते थे कि मुझे काकी की याद आ जाए और इसलिए मुझे गांव से दूर रखा गया था। लेकिन क्या वो भी मुझे भूल पाए होगी? 4-5 साल बाद फिर से एक खबर आ गई कि काका की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन्हें देखने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए तब वहां कोई नहीं था। काकी के गुजर जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी तक नहीं की थी और इसलिए पापा ने फिर 15 दिन की छुट्टी ली और तय हुआ कि हम सब गांव जाकर काका की देखभाल करेंगे। पापा की नजर में मैं तब तक काकी को भूल चुका था, और सच कहूं तो और ये बात काफी हद तक सच भी थी, क्योंकि वक्त के साथ साथ काकी की यादें सच में धुंधली पड़ गई थी। हम सुबह गाड़ी लेकर निकले और दोपहर तक गांव पहुंच गए। काका उस वक्त अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन जैसे ही मैं आंगन में पहुंचा मुझे दरवाजे पर काकी बैठी हुई दिखाई दी। उसे देखते ही मैं वहीं पर जम गया, एकदम सुन्ना। सारी पुरानी यादें मेरे मन में उमड़ पड़ी। उनके लिए जो प्यार था, जो अपनापन था, वो सब वापस आ गया। मेरी आंखें भर आई और मैं सुबह सुबह कर रोने लगा। उस उम्र तक मुझे इतना तो समझ आने लगा था कि काकी अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्हें यूं अपने सामने देखना मुझे फिर से मेरे बचपन में ले गया। माँ तब मुझे पूछने लगी, क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? और मैं बस रोते रोते बुदबुदाया, काकी। मेरे मुंह से सिर्फ यही शब्द निकला। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि काकी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और वो उठकर अंदर चली गई। मैं भी फौरन अंदर भागा, लेकिन वहां जाकर देखा तो वो कहीं नहीं थी। शायद उन्हें मुझ पर गुस्सा आ गया था और वो उनके चेहरे पर साफ झलक भी रहा था। माँ पापा ने मुझे समझाया और शांत किया। उन्हें लगा कि मुझे सिर्फ काकी की याद आ रही थी और इसलिए मैं रो रहा था, मगर मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैंने सच में काकी को देखा था। शाम को हम काका को देखने अस्पताल चले गए। वहां जाकर देखा तो काका की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। काकी के जाने के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पीनी शुरू कर दी थी और उसी के कारण उन्होंने खुद को इस हाल में पहुंचा दिया था। डॉक्टर ने तब हमसे कहा कि अगर उनकी सही देखभाल नहीं हुई तो वो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन तक जी पाएंगे। मैं तब काका के पास बैठ गया। वो बस मेरी तरफ एकटक देख रहे थे। कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह ही समझा था, लेकिन वो भी कभी खुलकर कह नहीं पाए। कुछ देर बाद जब पापा माँ बाहर चले गए तब काका ने मेरा हाथ पकड़ा। मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं रोते हुए बोला, काका, आपने ये अपना क्या हाल बना लिया है? क्या आप जीना नहीं चाहते? काका ने एक गहरी सांस ली, मेरी आंखों में देखा और कहा, काकी आज भी तेरा इंतजार कर रही है। अभी वो मुझे चौखट पर बैठी नजर आती है। ये सुनते ही मेरी रीढ़ से ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन काका ने आगे कहा, तू डर मत। मैंने उसे समझा दिया है। मैंने उसे कह दिया है कि तू हमारा बेटा नहीं है। उनके सामने मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैं चुपचाप उठकर वहां से बाहर चला गया। अगले दिन काका को अस्पताल से छुट्टी मिलनी थी। माँ और मैं हम दोनों ही रात को घर लौट आए, जबकि पापा वहीं पर रुक गए थे। लेकिन जैसे ही मैं आंगन में पहुंचा फिर से वही हुआ। काकी मुझे देखते ही फिर से अंदर चली गई
और फिर दोबारा नहीं दिखी। क्या वो सच में मुझसे नाराज थी? अगर थी भी तो क्यों? वो मुझे देखकर अंदर क्यों चली जाती थी और फिर दोबारा नजर क्यों नहीं आती थी? रात में जब मैं मां के पास सोया था तो मुझे एक आवाज सुनाई दी। मुन्ना, आ गया तू। बहुत इंतजार करवाया तूने, लेकिन अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मुझे झटका सा लगा, थोड़ा डर भी लगा, लेकिन उतना नहीं। मैं उठकर बैठ गया और सामने देखा। काकी मेरे पैरों के पास बैठी थी। वो मेरे पैर दबा रही थी और मुझे उसका स्पर्श महसूस हो रहा था, वही ममता भरा स्पर्श, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। मां भी तब हल्की नींद से जागी और मुझे देखते हुए उसने पूछा, क्या हुआ? ऐसे उठ क्यों गया? मैंने तब धीरे से उसे कहा, काकी। मां घबरा कर उठ बैठी। कहां? मैंने उसे शांत होकर कहा, यही मेरे सामने बैठी है। मुझे तो वो साफ दिख रही थी, लेकिन मां को नहीं। मां और ज्यादा डर गई और भगवान का नाम लेने लगी, मगर मैंने उसे रोकते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, वो बस मुझसे मिलने आई है। उस वक्त काकी ने मुझे इशारा किया जैसे वो मां से कुछ कहना चाहती हो, तो मैंने मां से कहा कि काकी तुमसे कुछ कहना चाहती है, और मां और ज्यादा घबरा गई। लेकिन मैंने फिर से उसे समझाया, मां घबराओ मत, बस उनकी बात सुन लो। अगर तुमने हाँ कहा तभी वो तुमसे बात करेगी। मां ने कांपते हुए हाँ में सिर हिला दिया, और उसी पल मैंने महसूस किया कि काके की आत्मा मेरे अंदर आ गई है। एक झटके से मेरा शरीर कांप गया, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, सांसें तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी और ताकत ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया हो। एक आध मिनट ऐसा ही गुजरा और फिर मेरे मुंह से वो आवाज निकली, मुझे तेरा बेटा चाहिए, अपना बेटा मुझे दे दे। इतना बोलने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत खींच ली गई हो। मेरा शरीर पत्थर की तरह जड़ हो गया और मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो देखा कि मां की आंखों में आंसू थे। वो मुझे देखकर रो रही थी। मैं घबरा गया और उससे पूछा, मां क्या हुआ? काकी ने तुम्हें कुछ किया क्या? मां ने सिर हिलाकर नहीं कहा। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? बताओ ना, क्या हुआ है? मैंने अपने चारों तरफ देखा, काकी कहीं नहीं थी। वो मेरे जरिए जो कहना चाहती थी वो कहकर जा चुकी थी। मां ने मुझसे कुछ नहीं कहा कि वहां क्या हुआ था। शायद ये सब बताकर वो मुझे डराना नहीं चाहती थी। रात भर वो मुझे अपनी गोद में लेकर बैठी रही। अगले दिन सुबह मां उठी और सारा काम निपटाकर मुझे जगाने आ गई। मां ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, उठ बेटा, नहा धो ले, हमें हॉस्पिटल जाना है। मैं आलस देते हुए उठ गया और मैंने बस एक ही शब्द कहा, हाँ, बस थोड़ी देर। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, अगले ही पल मुझे वही झटका सा महसूस हुआ। मेरा पूरा शरीर थरथरा उठा। मैंने मां की तरफ देखा और अजीब आवाज में कहा, तू जा, वो मेरे पास रहेगा। मेरी वो डरावनी आवाज सुनकर मां बुरी तरह घबरा गई और बिना कुछ कहे डर के मारे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके वहां से चली गई। इसके बाद न जाने कितनी देर तक मैं उसी हालत में रहा। जब मैं उस अजीब एहसास से बाहर आया तो दोपहर के 2 बज चुके थे। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी अभी अभी नींद खुल गई हो। मां और पापा दोनों कमरे में आ गए, लेकिन दरवाजे के पास ही खड़े रहे। वो बिना हिले डुले बस मुझे घूर रहे थे। और फिर मैंने उठते हुए पूछा, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हो? और किसी ने मुझे अब तक उठाया क्यों नहीं? कोई कुछ नहीं बोला। शायद उन्हें समझ आ चुका था कि मेरे साथ क्या चल रहा है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था। हाँ, बस एक चीज का एहसास हो रहा था कि अब मुझे काकी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी मैं जानता था कि वो मेरे आसपास ही कहीं होगी। अब वो सीधे सीधे मेरे अंदर समा जाती थी, और जब वो मेरे अंदर होती थी
तो मैं खुद नहीं होता, बस काकी ही होती थी। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। माँ पापा दरवाजे के पास खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर खौफ की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मेरे होंठ खुद ब खुद फड़फड़ा रहे थे और मेरी आंखों में अजीब सा खालीपन था। मैंने अचानक धीमी मगर भारी आवाज में कहा, कोई भी इसे यहाँ से नहीं ले जा सकता, ये यही रहेगा, मैं इसे लेकर जाऊंगी। मेरी आवाज सुनकर मां की आंखों में डर उतर आया। पापा ने मेरी तरफ एक कदम आगे बढ़ाया, मगर अचानक कमरे की सारी लाइट झपकने लगी। जैसे ही उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उन्हें एक जोरदार झटका लगा और फिर पापा पीछे गिर पड़े। मत छूना इसे। वो मेरी नहीं, काके की आवाज थी। मां मुझे देख सिसकने लगी। बेटा बेटा क्या हो गया तुझे? भगवान के लिए इसे छोड़ दे। और मैं जोर जोर से हंसा, मगर वो मेरी हंसी नहीं थी। कमरे में अचानक हवा तेज हो गई, खिड़कियां धड़धड़ाने लगी, दीवारों पर लटके हुए फोटो नीचे गिरने लगे। पंखा अचानक इतनी तेजी से घूमने लगा कि उसकी आवाज कानों में चुभने लगी। और तभी दरवाजे पर एक जानी पहचानी आवाज आई, और वो आवाज काका की थी। वो अस्पताल से अभी अभी लौटे थे। शारदा, तू यहां क्या कर रही है? काका की आंखों में नमी थी। मेरी आंखें सीधे उनकी ओर उठी, लेकिन वो मेरी आंखें नहीं थी, वो काके की आंखें थी। क्यों आए हो? मेरी आवाज अचानक गहरी और सर्द हो गई। काका हिम्मत से आगे बढ़े। शारदा, ये हमारा बेटा नहीं है, तुम्हें इसे छोड़ना होगा। देखो, तुम ये जो कर रही हो, उससे तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। झूठ! मैं चिल्लाया और कमरे की सभी लाइट जोर से फट गई। काका ने आगे बढ़कर मेरे सिर पर हाथ रखा। शारदा, अब ये तेरा घर नहीं, ये तेरी दुनिया नहीं है, और ये तेरा बेटा भी नहीं। चली जा यहां से शारदा, तू अब सबको तकलीफ दे रही है। मगर तभी मुझे एक जोर का झटका लगा। मेरी गर्दन झटके में घूम गई। मेरी रीढ़ में अजीब सी सनसनाहट सी दौड़ गई। नहीं, मैं इसे लेकर जाऊंगी। मुझे इससे अब कोई अलग नहीं कर सकता। मैं इसे लेकर जाऊंगी। काका ने मुझे जोर से गले लगा लिया और फिर रोते हुए कहा, शारदा, शारदा, अगर तू इसे नहीं छोड़ेगी तो मैं भी तेरे साथ चला आऊंगा। कमरे की हवा अचानक से थम गई। मेरा शरीर एकदम से ढीला पड़ गया। काका ने गहरी सांस ली और फिर से कांपते हुए बोले, अगर तुझे सच में इससे इतना प्यार है तो छोड़ दे इसे, मैं तेरे साथ चलता हूं। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। नहीं, नहीं। मैं जोर से चीखा और उसी पल काका का शरीर झटका खाकर नीचे गिर पड़ा, और वो वही मेरे सामने गिर पड़े। उनकी आंखें खुली थी, मगर उनमें अब कोई हरकत नहीं थी। कमरे में एक अजीब सा वातावरण हो गया था। मां वो सब देखकर जोर जोर से रोने लगी। मुझे मेरे शरीर में हल्का सा झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने मुझे छोड़ दिया हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे इनमें से तब कुछ भी याद नहीं था कि मेरे साथ वहां क्या हुआ था। बस इतना पता था कि काका काकी साथ चले गए थे। बाकी जो कुछ मैंने आपको कहानी के माध्यम से बताया वो सब मुझे बाद में बताया गया था, लेकिन कभी कभी जब मैं आईने में अपना चेहरा देखता हूं तो मुझे अपनी आंखों में किसी और की आंखें दिखाई देती है, और मुझे लगता है कि शायद काकी अभी भी यहीं मेरे आसपास है। वो चुपके से मुझसे मिलने चली आती है। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 कहानियां। मैं आपसे यह नहीं पूछूंगा कि आपको दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी अच्छी लगी। बस आप कमेंट कर मुझे इतना बता दें कि आपको कौन सी कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो आप सभी के लिए टास्क ये है कि आपको मेरी ये कहानी या कोई भी कहानी लेकर उसका रिमिक्स बनाना है। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं
तो वहीं पर लाइक और शेयर बटन के बगल में रिमिक्स का बटन भी है। आप उस पर क्लिक करके अपने साथ वीडियो का कोई भी पार्ट लेकर उसका रिमिक्स बना सकते हैं। और रिमिक्स बनाने के बाद उसकी लिंक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर या फिर वीडियो के नीचे कमेंट में शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आपको देख सकूं कि कौन कौन मेरी कहानियों को सुनना पसंद करता है। और दूसरी बात ये कि अगर आप अंग्रेजी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं या फिर सुनना पसंद करते हैं, तब आप मेरे दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कहानियों को सुनकर उनके नीचे कमेंट भी जरूर करें। लेकिन अगर आप अंग्रेजी कहानियां नहीं सुनते हैं तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब ना करें, इससे चैनल का ही नुकसान होगा। उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जाइए और उस चैनल को देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगा एक और नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।